Okay, so good morning all. So today we will discuss the concept about decomposition, dependency preserving decomposition. Okay, this is depend on equivalence of functional dependency. So in last class we have already discussed the concept of equivalence of functional dependency. Means मतलब अगर एक डिपेंडेंसी दिया जाता है तो वहाँ पे अगर दोनों वैल्यूज है तो दोनों का ही रिलेशनशिप आपको वहाँ पे एक्स्टेब्लिश करना होता है, ठीक है। और उसके एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस किया था एक लास्ट क्लास में, जहाँ पे इक्विवेलेंस हो रहा था कि हम देख रहे थे दो वेरिएबल्स है एक्स एंड वाई और दोनों ही डिपेंडेंट है वहाँ पे, जैसे x कवर्स y एंड y कवर्स x, दोनों ही सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है ना। तो उसको मैंने इम्प्लीमेंट किया था एक एग्जाम्पल के थ्रू, और एक एग्जाम्पल और रह गया था जहाँ पे हम ये देखे थे कि जहाँ पे क्या होगा कि x इज नॉट इक्विवेलेंट टू y, ठीक है। तो ये टास्क मैंने आप लोगों को दिया था कि आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करो, तो किसी ने किया है? क्या किसी ने इसको किया है? अगर किया है तो चेक कर लो एक बार कि सही है या नहीं। कि फर्स्ट एग्जाम्पल हमने ये देखा था कि जहाँ पे रूल्स क्या था, इफ x कवर्स y देन क्या होगा, x इज अ सबसेट y ऑफ y, एंड इफ y कवर्स x देन x ये आपका लॉजिक था। तो यहाँ पे देखो, मैंने देखा था फर्स्ट केस और सेकंड केस दोनों में ही यहाँ पे क्या किया था हमने कि एक्स जो डिपेंडेंसी बता रहा है और वाई जो डिपेंडेंसी बता रहा है, वाई का डिपेंडेंसी हम एक्स के थ्रू चेक करेंगे और एक्स का डिपेंडेंसी भी हम चेक करेंगे वाई के थ्रू। और कवर्स यही बोलेगा कि क्या एक्स कवर्स वाई, मतलब वाई को वाई का क्लोजर निकालने के लिए, वाई के डिपेंडेंसी को चेक करने के लिए क्या वो एक्स के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो वाई के जितने भी डिपेंडेंसी था उसके हमने क्लोजर निकाला, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी था एट्रीब्यूट उसका क्लोजर निकाला और देखा कि एक्स से हमने उसको ड्रैग किया और देखा कि एक्स से वो कवर्स हो रहा है, तो x covers y और कंडीशन x is the subset of y is true। तो ऐसे भी हम सेकेंड केस में भी ये देखा था कि x के जितने भी फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो उसको वैल्यू को रिट्राइव करने के लिए क्या वो y के ऊपर डिपेंडेंट है, कि हाँ ये y के ऊपर डिपेंडेंट हो रहा था, ठीक है। तो दैट मीन्स y covers x, okay, or the condition is true, so we can say that both the condition are true। तो आप ये इम्प्लाई कर सकते हो कि x is the equivalence of y। लेकिन इस केस में देखो आप, इस केस में आपके पास दो फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया गया है, दोनों एट्रीब्यूट का, x एंड y का। अच्छा, फर्स्ट केस में हमको क्या करना है कि y के जितने भी डिपेंडेंसी है उसको हमें चेक करना है डिपेंडिंग ऑन x, ठीक है। तो इक्विवेलेंस इसीलिए है कि दोनों एट्रीब्यूट है, क्या उसमें से हम किसका भी क्लोजर निकाले तो क्या वो एक का क्लोजर निकालने के लिए क्या वो दूसरे पे डिपेंडेंट हो रहा है या नहीं, तभी हम इक्विवेलेंस बोल पाएंगे ना। x इक्वल y तभी होगा कि x का सारा वैल्यूज y के साथ रिलेट करे, सिमिलर हो,
ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज हो रहा है कि अगर y का डिपेंडेंसी हम निकाल रहे हैं तो y में जितने भी फंक्शनल डिपेंडेंसी है क्या वो x के ऊपर डिपेंडेंट है, वो हमें चेक करना। अब फर्स्ट केस में देखो, फर्स्ट केस में क्या था कि इफ x कवर्स y, मतलब y के डिपेंडेंसी चेक करेंगे और x के थ्रू, ठीक है। तो y के डिपेंडेंसीज देखो, ए बी इम्प्लाइज सी, ए बी इम्प्लाइज डी और सी इम्प्लाइज डी, ठीक है। तो ए बी का क्लोजर निकाल रहे हैं हम लोग, फर्स्ट ए बी का क्लोजर निकाल रहे हैं कहाँ से, x से। अब देखो x में ए बी का अगर क्लोजर निकाले तो उसमें से क्या आएगा, ए बी तो खुद आएगा, ए बी का क्लोजर x में से ले रहे हैं और x में ए बी आपका डिपेंडेंसी क्या शो कर रहा है, ए बी इम्प्लाइज सी डी, तो सी डी आ गया। अब देखो कि ए बी इम्प्लाइज सी डी हो रहा है, हाँ ए बी इम्प्लाइज सी डी ए इम्प्लाई हो रहा है, ठीक है। और सॉरी ए बी इम्प्लाइज सी हो रहा है कि नहीं, हाँ ए बी इम्प्लाइज सी हो रहा है, और जो कि एक से भी अगर हम निकाले तो ये सही आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो ए बी का क्लोजर ए बी इम्प्लाइज डी, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना है। अगर हम एक से उसको ड्रैग भी करें, एक से उसका वैल्यू जनरेट कर रहे हैं, लेकिन कंडीशन ये सेटिस्फाई होना है, तब हम बोल सकते हैं कि एक्स कवर्स वाई, ठीक है। तो y में ए बी इम्प्लाइज डी है, ए बी का क्लोजर निकालेंगे कहाँ से, x से। अब देखो यहाँ पे भी ए बी क्या है, ए बी इम्प्लाइज सी डी, एज इट इज वही आएगा, ए बी और ए बी इम्प्लाइज सी डी, तो सी डी आ गया। अब यहाँ पे देखो ए बी इम्प्लाइज डी है y में, तो क्या यहाँ से जनरेट करने के बाद क्या ए बी इम्प्लाइज डी आ रहा है, हाँ ए बी इम्प्लाइज डी तो आ रहा है, ठीक है। तो मतलब यू कैन से दैट दिस कंडीशन इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है सी इम्प्लाइज डी, सी इम्प्लाइज डी, सी का वैल्यू निकालेंगे, सी का क्लोजर निकालेंगे कहाँ से, एक्स से। तो सी का क्लोजर निकालेंगे, सी खुद आएगा रिफ्लेक्सिव, सी इम्प्लाइज डी यहाँ पे था तो सी डी आ गया। अब देखो यहाँ पे सी इम्प्लाइज डी क्या आप एक्स से वैल्यू जनरेट करने में भी आ रहा है कि नहीं, हाँ आ रहा है, सी इम्प्लाइज डी। तो ये सारा जो डिपेंडेंसी है फर्स्ट केस को सेटिस्फाई कर रहा है, सो वी कैन से दैट एक्स कवर्स वाई, ठीक है। और एक्स इज द सबसेट ऑफ वाई, ये कंडीशन हमारा ट्रू हो रहा है, ओके। तो फर्स्ट वाला तो ये ठीक हो गया क्योंकि y का सारा कंडीशन चेक हम कर पा रहे हैं x से। अब हम देखेंगे x का सारा कंडीशन क्या y से चेक हो रहा है या नहीं। सेकंड जो केस है वो उल्टा वाइस वर्सा चेक करना है, ठीक है। तो सेकंड केस में आप देखो x में डिपेंडेंसी फर्स्ट क्या था, x का फर्स्ट डिपेंडेंसी था ए बी इम्प्लाइज सी डी, बी इम्प्लाइज सी, सी इम्प्लाइज डी। तो ए बी का क्लोजर निकालेंगे बी का भी और सी का भी, ठीक है। तो ए बी का क्लोजर वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, y से निकालेंगे। तो y में देखो ए बी इम्प्लाइज सी, ठीक है। तो ए बी का क्लोजर ए बी खुद आएगा, ए बी इम्प्लाइज सी है तो सी आएगा, ठीक है। यहाँ पे और भी है देखो, सी इम्प्लाइज डी है तो डी भी आ जाएगा, ठीक है। आपको सारा देखना है, लेकिन यहाँ पे वो आप नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ए बी का क्लोजर दिया गया था, सी का अलग दिया गया था, तो और कोई रिलेटेड प्रिंसिपल आप यहाँ पे नहीं मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे देखो ए बी का क्लोजर निकालोगे तो ए बी का तो क्लोजर में आ ही जाता है, y से ए बी इम्प्लाइज सी, तो सी आ गया। अब यहाँ पे और भी एक रिलेशन है जो बोल रहा है सी इम्प्लाइज डी, तो डी भी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोल रहा था ए बी इम्प्लाइज सी डी, तो क्या आप ए बी के क्लोजर में से सी डी निकाल पा रहे हो, जो कि y से आप रिलेट करके निकाल रहे हो, हाँ ए बी इम्प्लाइज सी हो रहा है, तो y से भी अगर हम जनरेट करें x का वैल्यू तो ए बी इम्प्लाइज सी डी आ रहा है, तो ये इक्विवेलेंस दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखो b का क्लोजर, यहाँ पे b का क्लोजर निकालेंगे
वाई से, ठीक है। तो वाई में कहीं पे भी बी अकेला तो है नहीं, ए बी सी है, तो बी का क्लोजर अकेला बी ही आएगा, ठीक है। लेकिन बी का क्लोजर यहाँ पे सी होना है, तो ये क्या हो रहा है, ये गलत हो गया। बी का क्लोजर आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो, यहाँ पे कोई भी रिलेशन जनरेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंस नहीं शो हो रहा है। सिमिलरली आप देखो सी का क्लोजर निकालोगे, सी का क्लोजर निकालोगे वाई से, तो सी का क्लोजर सी आएगा और डी आ जाएगा। सी का क्लोजर सी एंड डी, और सी इम्प्लाइज डी, क्या हो रहा है, हाँ सी इम्प्लाइज डी सेटिस्फाई हो रहा है, तो लास्ट वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन बी का क्लोजर्स में से आप बी इम्प्लाइज सी नहीं कर पा रहे हो, जो एक्स को चाहिए था, आप वाई से उसका वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर पा रहे, ठीक है। सो इस केस में देखो ये आपका जो वहां पे आपका हो रहा था एक्स इम्प्लाइज एक्स इक्विवेलेंस टू वाई, फर्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे देखो एक्चुअली ये इनवैलिड हो गया ना, कि y कवर्स x इज इनवैलिड हो गया, तो y के साथ x का जो रिलेशन था वो फॉल्स हो गया। तो एक रूल अगर गलत हो जाता है तो हम कैसे ये कह सकते हैं कि x इज द इक्विवेलेंस ऑफ y, तो x इज नॉट इक्विवेलेंट टू y, ठीक है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब इसी मेथड को यूज करते हुए हम डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन का को चेक करेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या होगा कि जैसे हमने दो चीज देखा है ना, एक ट्रिवियल और एक होता है आपका नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है। तो ट्रिवियल मीन्स क्या होता है, ट्रिवियल ए इम्प्लाइज ए, बी इम्प्लाइज बी, ठीक है। तो उस केस में आप क्या बोल सकते हो, ट्रिवियल्स मीन्स एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट विल बी देयर, वन कॉमन एट्रीब्यूट विल बी देयर, ठीक है। डिपेंडेंसी मतलब आप R1 एंड R2 दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो उस केस में एटलीस्ट वन कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए। तो ट्रिवियल तो ऑलवेज आपका वैलिड ही होगा, क्योंकि ए तो खुद ए को ही इम्प्लाई करेगा, बी खुद बी को ही इम्प्लाई करेगा, ठीक है ना। लेकिन हमें क्या करना है कि नॉन ट्रिवियल जो भी डिपेंडेंसी है उसको चेक करना है, उसका LHS एंड RHS का जो इंटरसेक्शन वैल्यू होगा वो 5 होगा, ठीक है। मतलब वहां पे आप उसी रिलेशन को चेक कर पाओगे डिपेंडेंसी जिसका नॉन ट्रिवियल है, ठीक है। तो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन मीन्स हम देखेंगे कि जो एक यूनियन को परफॉर्म कर रहा है, यूनियन वैल्यू फंक्शनल डिपेंडेंसी अगर जो यूनियन कंपोजिशन कर रहा है उसी को हम कैसे प्रिजर्व करेंगे। लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन में क्या देखा था हमने कि वहां पे कुछ वैल्यूज जो था वो अगर वहां पे कि स्पूरियस टपल जनरेट हो जाए, ठीक है, उसको हम लॉसी डिकम्पोजिशन बोल रहे थे, और लॉसी डिकम्पोजिशन नहीं होना चाहिए, हमको लॉसलेस करना है। कि वहां पे हम ये देख रहे थे कि कॉमन एट्रीब्यूट तो आ रहा है, लेकिन कौन सा कॉमन एट्रीब्यूट हमें चाहिए, कैंडिडेट की होना चाहिए कॉमन एट्रीब्यूट को, ठीक ना, तभी हम उसको लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन करेंगे। तो प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन मीन्स यहाँ पे भी बहुत सारा वैल्यूज जनरेट हो रहा है, लेकिन हमको कौन सा चाहिए, जो कि दोनों या फिर जितने भी रिलेशनल डेटाबेस वहां पे डिकम्पोज हो रहा है उसमें से यूनियन वैल्यू जनरेट करे, और जो कि नॉन ट्रिवियल हो, ठीक है। हमें ट्रिवियल को चेक नहीं करना है, नॉन ट्रिवियल जितने भी वैल्यूज होंगे उसको हमें चेक करना है, ठीक है। अच्छा तो जैसे 1 मिनट, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल्स कुछ मैंने लिया है, तो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन, सपोज कि एक रिलेशनल डेटाबेस है R जहाँ पे ABCD चारों डेटाबेस में एट्रीब्यूट्स है, और फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया गया है A इम्प्लाइज B, B इम्प्लाइज C, C इम्प्लाइज D एंड D इम्प्लाइज B,
ठीक है। अच्छा, आर को डिकम्पोज किया गया है 3 रिलेशनल डेटाबेस में, R1 AB, R2 BC, R3 इज BD। अच्छा, डिकम्पोज क्यों करते हैं? जैसे हमने पहले भी किया है कि जैसे एक रिलेशनल डेटाबेस जहाँ पे जितने भी एट्रीब्यूट है उसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है, जैसे A इम्प्लाइज B, B इम्प्लाइज C। तो उस फंक्शनल डिपेंडेंसी से हम ये भी चेक कर सकते हैं ना कि क्या A इम्प्लाइज C हो सकता है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से हम ये भी चेक कर सकते हैं ना कि सपोज आपके पास दो ही रिलेशनशिप दिया गया है, डिपेंडेंसी दो दिया गया है, A इम्प्लाइज B एंड B इम्प्लाइज C, तो क्या हम वहां से A इम्प्लाइज C भी जनरेट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है कि A इम्प्लाइज C कर सकता है। ठीक है। अच्छा, तो हम तब क्या करते हैं कि रिलेशनल डेटाबेस को डिफरेंट रिलेशनल डेटाबेस में ब्रेकआउट कर देते हैं और उसके यूनियन परफॉर्म करते हैं, जो कि एक प्रॉपर फंक्शनल डिपेंडेंसी को शो करेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी वही चीज है, अगर फंक्शनल डिपेंडेंसी आपके पास प्रोवाइडेड है और उसमें से हमें जनरेट ये करना है क्या ये प्रिजर्व है, क्या ये डिपेंडेंसी जो भी रिलेशनल डेटाबेस में गिवन है, क्या ये सारे डिपेंडेंसी प्रिजर्व है, आपको क्रॉस चेक करना है। ठीक है ना। तो उसको हम कैसे करेंगे, इसीलिए हमने क्या किया कि रिलेशनल डेटाबेस को डिफरेंट रिलेशनल डेटाबेस में डिवाइड कर दिया। ठीक है, जैसे 3NF में हम लोगों ने किया था ना कि वहां पे क्या रिडंडेंसी आ रहा था, इसीलिए हमने क्या किया, रिलेशनल डेटाबेस को डिफरेंट डेटाबेस में ब्रेक किया। तो यहाँ पे भी वही चीज है, देखो R1 को R2 और R3 तीनों टेबल बनाए हैं हमने, और यहाँ पे R1 में वैल्यूज है A एंड B। ठीक है ना। तो AB में क्या क्या डिपेंडेंसी हो सकता है? देखो, A के साथ A इम्प्लाइज A, B इम्प्लाइज B, ये सब तो नहीं हो सकता क्योंकि ये ट्रिवियल है। ठीक है, ए तो खुद ए को ही इम्प्लाई करेगा ही, बी तो बी को इम्प्लाई करेगा ही, तो हम ट्रिवियल कंडीशन नहीं लेंगे, हम नॉन ट्रिवियल कंडीशन लेंगे जहाँ पे जैसे कि ए इम्प्लाइज बी, बी इम्प्लाइज ए। ठीक है, तो दोनों एट्रीब्यूट के लिए ये चारों ही रिलेशन हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। और उसमें से भी सिर्फ ट्रिवियल वाला नहीं चाहिए हमें, सिर्फ नॉन ट्रिवियल हमको चाहिए, जो कि जिसमें क्या होगा, LHS एंड RHS का इंटरसेक्शन वैल्यू 5 होगा, यहाँ पे कोई कॉमन एट्रीब्यूट नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो ट्रिवियल इज ऑलवेज वैलिड, यू हैव टू चेक द नॉन ट्रिवियल कंडीशन, और उसमें से हमको जनरेट करना है कि क्या ये डिपेंडेंसी प्रिजर्व है या नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो A इम्प्लाइज B और B इम्प्लाइज A, ये ही दो वैलिड होगा। नेक्स्ट केस में R2 में क्या है, BC, B इम्प्लाइज C होगा और C इम्प्लाइज B हो सकता है। ठीक है, दोनों ही नॉन ट्रिवियल। R3 में BD है, तो B इम्प्लाइज D, B इम्प्लाइज B, यही दो हो सकता है। अच्छा, अब हम चेक करेंगे डिपेंडेंसी से कि क्या ये ट्रू है या नहीं। तो R1 में देखो क्या A इम्प्लाइज B ये ट्रू है? हाँ, A इम्प्लाइज B तो डिपेंडेंसी में है, ठीक है, ये ट्रू है। क्या B इम्प्लाइज A ट्रू है? देखो, B तो C को इम्प्लाई कर रहा है। ठीक है ना। तो B इम्प्लाइज A होगा गलत। ठीक है, तो इस केस में आपको एक ही ट्रू जनरेट हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट वाले R2 में B इम्प्लाइज C, C इम्प्लाइज B, तो क्या B इम्प्लाइज C हो रहा था? हाँ, B इम्प्लाइज C हो रहा था। C इम्प्लाइज B क्या हो रहा है? यहाँ पे देखो, C इम्प्लाइज B क्या हो रहा है? C इम्प्लाइज D था, D इम्प्लाइज B था। तो इसमें से हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से ये बोल सकते हैं ना कि C इम्प्लाइज B होगा। ठीक है, तो C इम्प्लाइज B होगा। अच्छा, 1 मिनट। हाँ, अच्छा, तो C इम्प्लाइज B होगा, तो ये दोनों कंडीशन ही आपका सही है।
ओके। अच्छा, नेक्स्ट आ गया आपका बी डी के केस में, बी इम्प्लाइज डी एंड डी इम्प्लाइज बी। ठीक है, तो बी इम्प्लाइज डी क्या हो रहा है, चेक करो। बी इम्प्लाइज सी है, सी इम्प्लाइज डी है, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से बी इम्प्लाइज डी होगा। ठीक है, ये कंडीशन सही है। ठीक है, अच्छा, डी इम्प्लाइज बी, हाँ डी इम्प्लाइज बी तो है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि इतने सारे डिपेंडेंसीज जनरेट हो रहा था, और उसमें से हमने क्या किया, वी विल टेक द यूनियन पोर्शन, मतलब जो कि यूनियन वैल्यू जनरेट कर रहे कंप्यूट विच विल कंप्यूट द फंक्शनल डिपेंडेंसी, तो उसके जो यूनियंस होंगे उसी को ही हम ले रहे हैं। तो जहाँ पे A implies B सेटिस्फाई हो रहा है, B implies C सेटिस्फाई हो रहा है, C implies B, D implies B एंड B implies D, तो इतने सारे मेरा यूनियन रिलेशनशिप आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये प्रिजर्व है या नहीं ये हम चेक करेंगे। तो जैसे इक्विवेलेंस में हमने देखा था कि x का वैल्यू जनरेट करने के लिए हमने y का हेल्प लिया था, और y के वैल्यू जनरेट करने के लिए हमने x का हेल्प लिया था ना। तो यहाँ पे ये सब जनरेट हुआ डिपेंडिंग ऑन दिस। ठीक है, दिस डिपेंडेंसी, फंक्शनल डिपेंडेंसी जितने भी गिवन है उसके ऊपर डिपेंड करके हमने इसको जनरेट किया। ठीक है, अब इसको चेक करेंगे इसके हिसाब से। ठीक है, सॉरी, अब हम इसके हिसाब से इसको चेक करेंगे। समझ रहे हो, पहले हमने क्या किया कि इसके हिसाब से हमने इसको जनरेट किया ना। ठीक है, इसके वैल्यूज से हमने इसको जनरेट किया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको जनरेट करेंगे इसके डिपेंडेंसी से। समझ रहे हो, अब ये जो सारा है ये क्या पॉसिबल है, ये चेक हो रहा है कि नहीं। सपोज मान लो ये x है और ये पूरा वैल्यूज y है, तो x के हिसाब से मैंने y का वैल्यू जनरेट किया, अब y के हिसाब से x को जनरेट करूंगी। ठीक है, तो अब देखो a इम्प्लाइज b, और ये यहाँ पे डिपेंडेंसी जितने भी है क्या वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। तो फर्स्ट x में ये मान लो फर्स्ट डिपेंडेंसी है, उसमें क्या है, a इम्प्लाइज b है, तो यहाँ पे भी क्या a इम्प्लाइज b है, हाँ है। b इम्प्लाइज c है, तो क्या यहाँ पे b इम्प्लाइज c है, हाँ है। c इम्प्लाइज d है, तो c इम्प्लाइज d यहाँ पे हो रहा है कि नहीं, हाँ। c इम्प्लाइज b एंड b इम्प्लाइज d, तो ये भी सही हो रहा है। ठीक है, डी इम्प्लाइज बी हो रहा है कि नहीं, हाँ डी इम्प्लाइज बी भी हो रहा है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि ये जो यूनियन रिलेशन है और जो गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो प्रिजर्व डिकम्पोजिशन शो करा रहे हैं। ठीक है, कि ये जितने भी डिपेंडेंसी है वो प्रिजर्व्ड है, यहाँ पे कोई भी डिपेंडेंसी गलत नहीं है। ठीक है, सो द डिपेंडेंसी इज प्रिजर्व। आपको क्या चेक करना है कि इक्विवेलेंस चेक करना है फंक्शनल डिपेंडेंसी का, जो जनरेट हो रहा है बाय द डिकम्पोजिशन, एंड जनरेट होने के बाद क्या वो प्रीवियस फंक्शनल डिपेंडेंसी को भी इक्विवेलेंट शो हो रहा है कि नहीं। समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो फर्दर आप जो जनरेट कर रहे हो, यूनियन जो जनरेट होके आ रहा है, अब उसको भी वाइस वर्सा चेक करना है कि क्या वो सही में प्रिजर्व है उस फंक्शनल डिपेंडेंसी में। तो उसके लिए हमको चेक करना है क्या कि जो प्रोवाइडेड था तो वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। ठीक है, सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, आइदर वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी के ऊपर डिपेंडेंट हो या फिर कोई भी रिलेशनल डिपेंडेंसी के ऊपर डिपेंडेंट हो। ओके, जो ट्रिवियल हम लोग लिखे डिपेंडेंसी R1 में, R2 और R3 में क्यों नहीं लिखे? R2 नहीं चाहिए ना, ये तो हमें नहीं चाहिए, तो फर्स्ट केस में ही हमने उसको उड़ा दिया है। ट्रिवियल तो हमको नहीं चाहिए, हमको हमने दिखाया है सिर्फ यहाँ पे कि क्या क्या ट्रिवियल है क्या क्या नॉन ट्रिवियल। आप यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन वो तो कोई आप उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो, हम सिर्फ दिखाने के लिए बोल रहे कि ट्रिवियल मुझे नहीं चाहिए। ऑलवेज यही होता है कि ए इम्प्लाइज ए ही होगा, बी तो खुद ही को इम्प्लाई करेगा। यहाँ पे भी आप अगर लिखोगे कि बी इम्प्लाइज बी, तो वो होगा ही, सी इम्प्लाइज सी वो होगा ही। उसमें आप क्या डिपेंडेंसी को चेक करोगे, क्या वो प्रिजर्व है या नहीं। वहां पे तो डिपेंडेंसी लिखने का कोई मतलब ही नहीं है ना। सो ऑलवेज
you have to calculate the non-trivial functional dependency. ठीक है, सिर्फ दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे भी आप लिख लो, लेकिन जरूरी तो नहीं है, हमको नहीं चाहिए, हम सिर्फ नॉन ट्रिवियल का ही एग्जीक्यूशन करेंगे। समझ रहे हो, समझाने के मतलब में हमने यहाँ पे लिखा है ये चीज। क्लियर है? यस मैम। तो नॉन ट्रिवियल का ही, नॉन ट्रिवियल कौन सा, ए बी अलग अलग एट्रीब्यूट है, वहां पे कोई कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है, ठीक है ना, ये तो कॉमन हो गया। बी इम्प्लाइज बी, डी इम्प्लाइज डी, ये तो कॉमन हो गया। सॉरी, बी इम्प्लाइज बी, डी इम्प्लाइज डी, सी इम्प्लाइज सी, ए इम्प्लाइज ए, ये सब मुझे नहीं चाहिए, ये सब ट्रिवियल कंडीशन। तो मुझे चाहिए नॉन ट्रिवियल, जहाँ पे सारे डिपेंडेंसीज देखो ना, यहाँ पे कहीं पे भी रिपीट हो रहा है कि नहीं, नहीं हो रहा है ना। फंक्शनल डिपेंडेंसी वही होगा जहाँ पे ऑलवेज नॉन ट्रिवियल होगा। लास्ट क्लास में भी हमने वही कहा था कि स्कीमा में भी हम वही डिपेंडेंसीज लेंगे जो नॉन ट्रिवियल हो, वहां पे कोई भी कॉमन एट्रीब्यूट नहीं होगा। अगर कॉमन एट्रीब्यूट होता है तो उसका कंसेप्ट अलग हो गया, वो हम लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन में देखा था। ऑलरेडी अगर यहाँ पे आपको गिवन है कि आप उसी का ही डिकम्पोज करो जो कि नॉन ट्रिवियल है, तो तभी ये पॉसिबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल इसमें देखो कि रिलेशनल डेटाबेस आर गिवन है। नेटवर्क का बहुत इशू हो रहा है इधर, पावर नहीं रहता ना। तो रिलेशनल डेटाबेस आर ABCD विथ फंक्शनल डिपेंडेंसी, जहाँ पे है AB इम्प्लाइज CD और D इम्प्लाइज A, ठीक है। R is decomposed R1 AD and R2 BCD। तो दोनों रिलेशनल डेटाबेस में R डिकम्पोज हो रहा है जो है R1 एंड R2। अच्छा, तो R1 है R1 AD, R2 है BCD। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे तो नॉन ट्रिवियल चाहिए, ट्रिवियल नहीं चाहिए, तो यहाँ पे भी मैंने सिर्फ नॉन ट्रिवियल क्यों ही लिखा है, जो कि इम्प्लाई करता है A इम्प्लाइज D और D इम्प्लाइज A। A इम्प्लाइज A नहीं चाहिए, D इम्प्लाइज D हमें नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट केस में आप देखो कि BCD है। अब B इम्प्लाइज B तो नहीं होगा, C इम्प्लाइज C नहीं होगा, D इम्प्लाइज D नहीं होगा, तो और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है इस केस में, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है कि B इम्प्लाइज CD हो सकता है, C इम्प्लाइज BD हो सकता है, D इम्प्लाइज CB हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है BC इम्प्लाइज D, BD इम्प्लाइज C, CD इम्प्लाइज B। इतने सारे पॉसिबिलिटीज जो कि नॉन ट्रिवियल है डिपेंडेंसी, वो यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इतने सारे पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, इतने सारे डिपेंडेंसीज यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे इतना हो सकता है। अब हम देखेंगे क्या कि A इम्प्लाइज D, क्या वो इस डिपेंडेंसी से जनरेट हो रहा है कि नहीं, मतलब इसका वैल्यूज हम निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो टेबल जनरेट होगा तब क्या होगा, उस टेबल का वैल्यूज के डिपेंड करते हुए हम इसका वैल्यूज निकालेंगे, इस फंक्शनल डिपेंडेंसी। अभी तो मुझे ये जनरेट करना है ना, अभी मेरे पास ये तो आके मतलब जनरेट होके नहीं आया है, जो यूनियन जो परफॉर्म हो रहा है, ये हमको जनरेट करना है। मतलब रिलेशनल डेटाबेस R1 एंड R2 को इक्विवेलेंस चेक करना है डिपेंडिंग ऑन द फंक्शनल डिपेंडेंसी AB इम्प्लाइज CD एंड D इम्प्लाइज A, ठीक है। तो फर्स्ट आप देखो कि A इम्प्लाइज D, तो क्या यहाँ से A इम्प्लाइज D हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये क्रॉस हो गया। D इम्प्लाइज A, तो यहाँ से कहीं पे है, तो हाँ D इम्प्लाइज A है, ठीक है, यहाँ पे एक रिलेशन सही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो डिपेंडेंसी B इम्प्लाइज CD, यहाँ पे क्या B इम्प्लाइज CD आप बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो, क्योंकि B का क्लोजर अगर लोगे तो सिर्फ B ही आएगा, यहाँ से तो और कुछ नहीं कर सकते हो ना, क्योंकि यहाँ पे AB है, B अकेला नहीं है।
तो बी का क्लोजर सिर्फ बी ही आएगा, तो ये क्रॉस हो गया। सी का क्लोजर निकालो, सी इम्प्लाइज बी डी है क्या? यहाँ पे सी इम्प्लाइज बी डी नहीं है, सी का क्लोजर निकालेंगे तो सी का क्लोजर सी आएगा सिर्फ, ये भी क्रॉस हो गया। समझ रहे हो? ये भी क्रॉस हो गया। नेक्स्ट देखो, डी का क्लोजर, डी का क्लोजर क्या होगा? डी इम्प्लाइज ए, मतलब डी का क्लोजर आ सकता है आपका डी एंड ए, सी भी तो नहीं आएगा कहीं, तो ये भी क्रॉस हो गया। बी सी, बीसी तो कुछ जनरेट ही नहीं कर रहा, बीसी का क्लोजर निकालेंगे तो खुद बीसी ही आएगा, तो बीसी इंप्लाइज डी ऑल्सो क्रॉस। बीडी, बीडी इंप्लाइज सी, देखो तो बीडी इंप्लाइज सी क्या हो सकता है? देखो यहाँ से तो नहीं हो रहा, लेकिन बीडी का अगर क्लोजर निकाले, बीडी का क्लोजर निकाले तो क्या आएगा? कैलकुलेट करो, बीडी आएगा खुद, ठीक है ना? डी से ए इंप्लाई हो रहा है तो ए आ जाएगा, तो बी डी ए हो रहा है, ठीक है? ए और बी से सी डी आ रहा है तो सी भी आ जाएगा। समझ रहे हो? तो बी डी के क्लोजर में से ए बी सी डी सारे ही आ रहे, ठीक है? तो बी डी इम्प्लाइज सी वहां से आप जनरेट कर पाओगे। समझ रहे हो? तो ये जो डिपेंडेंसी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट सी डी इम्प्लाइज बी अगर हम देखें, सी डी इम्प्लाइज बी अगर हम देखें तो सी डी क्या कुछ कर रहा है? सी डी का क्लोजर निकालोगे तो सी डी आएगा, डी इम्प्लाइज ए तो ए आएगा, सिर्फ सी डी ए आएगा, वहां से हम बी को नहीं ला सकते। यहाँ तक क्लियर है सबको कि फंक्शनल डिपेंडेंसी, हाँ फंक्शनल डिपेंडेंसी सिर्फ बी डी इम्प्लाइज सी ही यहाँ पे सही हो रहा है। कि अगर आप यहाँ से फंक्शनल डिपेंडेंसी चेक करके भी नहीं निकल रहा है, तब आप क्लोजर निकाले भी, क्लोजर लेके भी उसका वैल्यू ड्रैग कर सकते हो, और उस हिसाब से हमने यहाँ पे ये चेक किया कि बी डी इम्प्लाइज सी सही हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो यूनियन आप ले रहे हो दोनों वैल्यू जो यहाँ पे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एक है डी इम्प्लाइज ए और नेक्स्ट इज बी डी इम्प्लाइज सी, तो डी इम्प्लाइज ए एंड बी डी इम्प्लाइज सी, ठीक है? अच्छा, तो ये अब क्या करना है? अब रिवर्स आपको चेक करना है कि ये जो वैल्यू हम यहाँ से जनरेट किया ना, ठीक है, यहाँ से जनरेट किया इसका वैल्यू, ठीक है, अब यहाँ से जनरेट करेंगे इसका वैल्यू, तो डी इम्प्लाइज ए, डी इम्प्लाइज ए क्या यहाँ पे है? हाँ डी इम्प्लाइज ए है। बी सी, बी डी इम्प्लाइज सी क्या हो रहा है? नहीं, यहाँ पे तो ए बी इम्प्लाइज सी डी है, तो ए बी इम्प्लाइज सी डी आप दिस यूनियन टेबल से नहीं जनरेट कर पा रहे हो, हम तो नहीं कर पा रहे ना, ए बी इम्प्लाइज सी डी हम नहीं जनरेट कर पा रहे, अकेला सिर्फ डी इम्प्लाइज ए ही हो पा रहा है, ये वाला कंडीशन गलत हो जा रहा है। मतलब ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है ये हम यहाँ से यूनियन लेके मतलब जो फंक्शनल डिपेंडेंसी हमने कंप्यूट किया वो वहां से हम इसको रिजर्व नहीं कर पा रहे, ठीक है? सो प्रिजर्व नहीं कर पा रहे, इसीलिए डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं हो रहा, ठीक है? सो इन दिस रिलेशनल डेटाबेस डिपेंडेंसी इज नॉट प्रिजर्व्ड, ठीक है? सो डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पल करते हुए आपको समझ में आएगा कि हम प्रिजर्व तभी बोलेंगे कि वो क्रॉस चेक हो रहा है या नहीं।